आइस टीवी, सच सबसे आगे। क्या करें, मौत से भी मरना, भूख से भी मरना, जाते तो अपने जनता साथ ही मर जाए, उसी में फायदा है। क्या करें, इनसे खाना अभी तक नहीं बनाया घर पे। क्या दे रहे हैं? क्या खाए, कुछ नहीं दे रहे हैं। और जब से बोल रहे कि 22 तारीख को बंद रहेगा, फिर 31 तारीख तक मोदी बोल रहे ये करेंगे वो करेंगे, क्या कर रहे हैं, कुछ भी ना कर रहे हैं। लेकिन देखना चाहिए, कह रहे हैं कि लंगर या लोकल स्कूलों में खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। कुछ भी ना कर रहे हैं। आपने आसपास पता किया जहाँ भी कोंडली में? कुछ नहीं, हमको तो सुबह मकान मालिक ने और खाना खिलाया है, अपने घर जा रहे हैं, क्या करें। 3-4 दिनों से आप सब लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली से किस तरह से हजारों नहीं लाखों मजदूरों का किस तरह से पलायन हो रहा था। और हम सब जश्नदीद रहे हैं, चूँकि मेरा घर इंदिरापुरम में है, जो मेरे घर से बिल्कुल पास NH-24 है। और मैं आज अपनी बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि देख रहा हूँ अचानक ट्विटर और फेसबुक पर बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग टैग करके, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर और तरह तरह से ट्रोल करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पलायन हुआ दिल्ली से, मजदूरों का जत्था जो उत्तर प्रदेश की तरफ चला, उनको उकसाने में कुछ हम जैसे पत्रकारों की भूमिका है। और ये बहुत सुनियोजित तरीके से हो रहा है और सुनियोजित तरीके से व्हाट्सएप पर भी भेजा जा रहा है। मेरे व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ रहे हैं और ट्विटर फेसबुक पर तो है, खास करके ट्विटर पर बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगा कि मुझे भी अपनी बात कहनी चाहिए। मेरे मन में भी बहुत सारी बातें पिछले 4 दिनों से कौंध रही थी, तो मुझे लगा मुझे अपनी बात कहनी चाहिए। ये नहीं कि मैं इन आलोचनाओं से कोई घबरा गया या परेशान हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन लगा कि नहीं, ये पक्ष आना चाहिए। पहली बात तो मैं इंदिरापुरम में रहता हूँ। मेरे घर से, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे घर से NH-24 बहुत करीब है। 4 दिन पहले या 5 दिन पहले, हालांकि आज 5वां दिन है अगर लॉकडाउन की बात करें, 5 दिन पहले प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का ऐलान किया। 5 दिन के ऐलान के वक्त क्या तैयारी की थी वो हम आगे बताएंगे, लेकिन उसके दूसरे या तीसरे दिन मुझे दूसरे दिन शायद 1-2 वीडियो मैंने देखे। मुझे याद है 2 रिपोर्टर NDTV के, मैं ख़ास तौर से नाम लूँगा क्योंकि शुरुआत उन्हीं लोगों ने की थी। एक मुकेश सेंगर और एक रवीश रंजन शुक्ला, शायद रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट देखी और इनकी रिपोर्ट देखी। 2 वीडियो हमने देखा जिसमें कुछ मजदूर पलायन कर रहे हैं, उनकी परेशानी दिख रही है। तो मेरे मन में भी सवाल उठा कि क्या ये समस्या बड़ी हो सकती है, क्योंकि ये बार बार तो लग रहा था कि आप जिस ढंग से लॉकडाउन की बात हुई उसके पहले जनता कर्फ्यू लगा। हम सब लोगों ने जनता कर्फ्यू का स्वागत किया, मैं भी उसमें शामिल था और पूरे दिन घर में रहा, सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। थाली तो मैंने नहीं बजाई, लेकिन ताली ज़रूर बजाई। लगा कि चलो देश को इस वक्त इस तरह के कर्फ्यू की या इसकी ज़रूरत है। जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन हुआ। मैंने लॉकडाउन का समर्थन किया, आज भी करता हूँ। आज भी मानता हूँ कि कोरोना जैसी बीमारी जो इतनी घातक, इतनी खतरनाक है, उसे रोकने के लिए इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। दुनिया के बाकी देशों में जहाँ इतना हड़कंप है, अमेरिका, चीन और स्पेन परेशान है। इटली में क्या हो रहा है, रोज़ 800, 900, 1000 लोग मर रहे हैं। इतना बुरा हाल अमेरिका और इटली, स्पेन जैसे बहुत प्रगति कर चुके देशों का है। वहाँ अगर ये हाल है तो हमारा क्या होगा। ये इस वजह से लगा कि नहीं, चलो ठीक है, अगर लॉकडाउन का ऐलान है तो हम सब लोग उसमें शामिल हैं और होना भी चाहिए। लेकिन सवाल उसके बाद पैदा हुआ, जो मैं जिसका जिक्र कर रहा था, कि जब हमने 1-2 वीडियो देखे तो मुझे लगा कि मुझे भी देखना चाहिए कि क्या ये मजदूरों का पलायन क्या बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। और उसके बाद मैं अपने घर से निकलकर एक सुबह 6-7 बजे मैं वॉक करने जाता हूँ। 3 दिन पहले की बात है शायद। मैं वॉक करते हुए चला गया नेशनल हाईवे पे, और हाईवे पे मैंने देखा कि बहुत सारे मजदूर छोटे छोटे टुकड़ों में 10, 20, 25 मजदूरों का जत्था उत्तर प्रदेश की तरफ बॉर्डर पार करके जा रहा है। मैंने उन लोगों से जब बात करनी शुरू की तब मेरी बेचैनी बढ़ी। कहाँ से आ रहे हो आप? सावा डेरी से हैं? सावा डेरी। कहाँ जा रहे हो? शाहजहानपुर जाएंगे। तो क्या करते हो यहाँ? यहाँ पे काम करते हैं। क्या? फैक्ट्री में काम करते हैं। कौन सी फैक्ट्री में करते थे? यहीं पे करते हैं। ये आपका परिवार है ये? हाँ जी। तो बंद हो गया काम? हाँ, काम बंद हो गया जी। तो कैसे जा रहे हो आप? वहाँ देखना चाहिए था, वहाँ कई कुछ स्कूलों में अलग अलग जगह सरकार की तरफ से खाने पीने के इंतजाम किए गए, कुछ दिन रह के देखना चाहिए था। आप कैसे जाओगे यहाँ से शाहजहां?
जी कौन देगा? शाहजहांपुर बता रहे हो ना आप? हाँ शाहजहांपुर यहाँ से कैसे जाओगे आप? कैसे जाएंगे? सरकार बोल तो रही है वो बसें चलाई है, देखो कैसे जाएगा। अब इतने छोटे छोटे आपके बच्चे हैं, देखिए ये 4 बच्चे, कब से यहाँ बैठे हो आप? कम से कम 2-3 घंटे हो गए। तो कब चले घर से आप? शाम को चले गए हैं। तो लेकिन वहाँ रुके क्यों नहीं, ये बताओ। आपका नाम जान सकता हूँ मैं? राज। हैं? राज। तो वहाँ रुके क्यों नहीं आप दिल्ली में? इसलिए नहीं है तो किराया मांगता है, कोई खाने को नहीं है, कुछ क्या खाने को वहाँ देखना चाहिए था, वहाँ कुछ इंतजाम ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि आप ऐसे जा रहे हो गांव में, रास्ते में इन्फेक्शन होगा, आपके बच्चों को इन्फेक्शन होगा। इंतजाम सर कहाँ से होगा पहले बताओ? यही मैं जानना चाह रहा हूँ ना, कहाँ जा रहा है? कैसे इंतजाम होगा? मतलब जैसे जिनके कार्ड बने हैं, जिनके मतलब वो क्या कहते हैं मजदूरी कार्ड बने हुए हैं, उनको तो कह रहे पैसा मिलेगा। और हम लोग तो ऐसे लावारिसों की तरह भाई काम कर रहे थे। अब मान लो हम काम चौक पर से काम करते थे, अब मुझे कौन वहाँ दिहाड़ी देने वाला? आप कहाँ के रहने वाले हो? हम यूपी खीरी लखीमपुर के रहने वाले हैं। तो आप क्या करते थे? हम मिस्त्री हैं, राजमिस्त्री, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो डेली वेजेज पे काम करते थे? हाँ डेली काम करते थे। इतने मजदूर, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, छोटा सा बैग है और भागे चले जा रहे हैं। मैं सबसे पूछता था कि कैसे जा रहे हैं, क्या आपको किसी ने कहा है क्यों जा रहे हैं? दिल्ली में रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है तमाम तरह के संसाधन और उपाय हैं, लेकिन सारे मजदूरों की शिकायत थी कि दिल्ली में कोई ऐसा इंतजाम नहीं है। आप लोग क्यों जा रहे हो वहाँ? खाने पीने का कहा जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से। लोग इसलिए जा रहे हैं, दिल्ली का आरडी प्रूफ है नहीं, क्या करें? भूखे मर रहे हैं। दिल्ली का आरडी प्रूफ है नहीं, जेब में पैसा है नहीं, मकान मालिक किराए के लिए परेशान कर रहा है, क्या करें बोलिए? तो मालिकों ने 500 रुपये दिए, कहा है कि तुम लोग घर भाग जाओ, और खाने के लिए पैसे ने जो फ्री है वो मकान मालिकों के लिए, किराएदार के लिए है नहीं कुछ। कौन कहा घर भाग जाओ? जिन लोगों के पास काम करते थे उनने 1000 रुपये दिए और कहा घर चले जाओ, और यहाँ जो फ्री सेवा है वो मकान मालिकों के लिए, हम लोगों के लिए कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे? नहीं तो वहाँ सब जगह कहा जा रहा है कि कुछ लंगर लगेगा, जो भी लग रहा है तो बिना मकान मालिक को मिलता है। लंगर लग रहा है। अब जैसे शाम के टाइम में मतलब मिल रहा है, दोपहर में भूखा रहे इंसान, तो उससे क्या फायदा? पता थोड़ी नहीं हमें कहाँ लग रहा है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन थोड़ी नहीं मिल रही कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। और बाहर निकल रहे हैं तो पुलिस डंडे मांग रही है, भगा रही है, मगर बैठ नहीं पा रहे हैं, कहीं आईडी प्रूफ है नहीं। पुलिस ने भगाया आपको? मतलब दिल्ली में, सुल्तानपुरी में कहा कि जहाँ हो वहीं रहो, कि घर से बाहर मत निकलो, और बोला है कि कैसे जाओगे पैदल आप लोग? पैदल ऐसे जहाँ तक चले जाएंगे वहाँ से जा सकते हैं, वैसे पैदल सही है, किसी और से सही। अब ये मेरे चोट लग गई थी, इसमें मेरे टाँके आए 4, मेरे पास पैसे नहीं और सरकारी अस्पताल जाने नहीं दे रहे, इतनी बड़ी दिक्कत है। मैंने मजदूरों की कहानियां दिखानी शुरू की। मेरे पास एक ही साधन था, मैं अपने वीडियो बनाया, ट्विटर पे डाला। उसके भी आगे की कहानी मैं थोड़ा जंप करता हूँ, फिर वापस लौटूंगा। इस बीच बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। अब किसी ने लिखा कि आपकी बेबाकी, चलिए ये मैं अभी तारीफों की बात नहीं करूंगा, लेकिन पहले अपनी बात। तो हुआ ये कि मेरी बेचैनी एक पत्रकार के तौर पर बढ़ी। अब सवाल ये उठता है कि जब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने उकसा दिया, या हमारे उकसाने से ये भीड़ बढ़ गई, या हमने ऐसी चीजें दिखाई या वीडियो दिखाया उससे भीड़ बढ़ गई, तो मुझे हैरत होती है जो लोग ये बात कर रहे हैं उसमें कुछ पत्रकार भी शामिल हैं, और जो ट्रोल कर रहे हैं उसमें भी कुछ पत्रकार शामिल हैं, कि अगर हजारों लोग दिल्ली से या किसी भी शहर से बेदखल होकर पैदल, गरीब लोग जो शायद 100, 200, 300, 400 रुपये अधिकतम प्रतिदिन कमाते होंगे, रिक्शे वाले, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, खोमचे वाले, कारपेंटर, प्लम्बर, पीओपी वाले और ऐसे 50 तरह के लोग, छोटी छोटी जो फैक्ट्रियां होती है उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर, वो सब दिल्ली से भागकर यूपी बॉर्डर क्रॉस करके पैदल चले जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि मुझे आजमगढ़ जाना है, कोई कह रहा है मुझे गोरखपुर जाना है, कोई कह रहा है मुझे लखनऊ जाना है, कोई कह रहा है कानपुर जाना है, हरदोई, उन्नाव, सासाराम से लेकर बिहार के अलग अलग शहरों तक। और ये काफिला जब जा रहा था 3 दिन पहले, जिस दिन मैंने देखा खुद अपनी आंखों से, तो उस दिन कोई बस का इंतजाम न तो था, न ऐसी कोई व्यवस्था की गई थी, न ऐसा कोई वादा किया गया था, और न उन्हें कोई उम्मीद थी कि उन्हें कुछ मिलने वाला है। क्योंकि आगे जो लाल कुआं इलाका है, जहां जिस उम्मीद से लोग जा रहे थे, वहां से कोई बस आगे जा नहीं रही थी, क्योंकि सरकार की तरफ से लॉकडाउन का ऐलान किया जा चुका था। अब इस परेशानी में एक पत्रकार को या एक संवेदनशील आदमी को क्या करना चाहिए? अगर मैं देखूं तो मैं लॉकडाउन का समर्थक था, मैं जनता कर्फ्यू का समर्थक था, और आज भी हूं, क्योंकि इसके बिना कोई गुंजाइश नहीं है इस तरह की बीमारी के विस्तार को रोकने की।
लेकिन क्या हमारी ड्यूटी सिर्फ वहां खत्म हो जाती है? एक इंसान के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, अगर मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि हजारों लोग, जो शायद अब लाखों हो चुके हैं, ऐसे झोला झटका लेकर विस्थापित की तरह सामूहिक तौर पर जा रहे हैं, तो क्या हम चुपचाप बैठ जाएं कि देश हित में है, हम घर में रामायण देखेंगे, हम घर में अपना टाइम पास करने के तरीके खोजेंगे? आज केजरीवाल जी ने यह भी कह दिया कि आप लोग शाम को गीता के अध्याय का पाठ करना शुरू करिए, 18 दिन बाकी हैं, वो भी अपनी पत्नी के साथ करते हैं, आप भी करिए। तो हम सब लोग शाम को गीता का पाठ भी करने लगे। रामायण पढ़ने के लिए तो कहा ही है, रामायण देखने के लिए माफ करें कहा ही है। कल सारे मंत्रियों की, कई मंत्रियों की तस्वीरें आपने देखी। क्या हम वो सब करने लगे? और सड़क पर जो मजदूर परिवार के साथ जा रहा है उनकी बात ना करें? और अगर उनकी बात की तो हमने देश हित में नहीं की कि आज हमें ट्रोल किया जाने लगा कि तुमने उकसाया। अरे भाई, जो ये कह रहे हैं हमने उकसाया, क्या हमारी हैसियत इतनी है जो आपके प्रधानमंत्री मोदी, जिन्हें 350 से ज्यादा जनता ने सीटें दी है, उनसे ज्यादा है कि हमने ट्विटर पर कुछ लिख दिया या किसी और 10-20 पत्रकारों ने लिख दिया या किसी ने वीडियो किसी चैनल पर दिखा दिए, इसके आधार पर इतने लाखों लोगों का पलायन हो गया? किस दुनिया में रहते हैं आप और किस तरह से सोचते हैं आप? आज केरल की तस्वीर है, सुबह का वीडियो हम सब लोग देख रहे थे। केरल में हजारों लोग सड़क पर थे, वहां कौन सा किसका ट्विटर पढ़कर वो बाहर लोग आए? इस पलायन को रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? उकसाने की बात छोड़ दीजिए, किसी के उकसाने से लाखों लोग बाहर नहीं निकले। ये पलायन ना हो या मजदूरों के लिए वो इंतजाम हो, जरूरी इंतजाम, जिससे उनका खाना पीना राशन मिल सके, उनको जिनको बाहर नहीं जा सक रहे हैं उनको घर में मिले। ये किसकी जिम्मेदारी थी? पहले जनता कर्फ्यू लगा, आज से 7 दिन पहले, आज रविवार है, 7 दिन पहले, और उसके 2 दिन पहले घोषणा हुई। उसके बाद 5 दिन पहले हुआ लॉकडाउन। लॉकडाउन में रात में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आज रात 12 बजे के बाद से पूरे देश में लॉकडाउन, उसी तरह से जैसे आज रात 12 बजे के बाद से नोट नहीं चलेंगे। आपने ये कहा, मैंने प्रधानमंत्री मोदी का पूरा भाषण आज फिर दोबारा सुना, उसमें यह भी कहा कि लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन, घर में रहिए, किसी गली मोहल्ले सड़क कहीं भी मत निकलिए। आप क्या सोचते हैं, जब ये प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने कहा, तो ये जिम्मेदारी नहीं थी एंटिसिपेट करना कि अगर आप ये बंद कर रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं, गली मोहल्ला शहर सड़क दुकान सब, तो उसके बाद क्या होने वाला है? मैं घर में रहता हूं, आप में से ज्यादातर लोग घर में रहते हैं जो फेसबुक पर अभी दिख रहे हैं लाइव। आपके पास ये सुविधा है, हमारे पास सुविधा है कि हम लॉकडाउन के दौरान भी जाते हैं नीचे किराने की दुकान से, मैंने देखा सामने हमारे मोर का स्टेशनरी स्टोर है, ईजी डे है, सब दुकान लोगों ने खाली कर दिए। 20 दिन 25 दिन 1 महीने का सामान जुटा लिया। मेरे घर में भी 5-10 दिन का सामान आ गया, क्योंकि एक असुरक्षा हुई, पता नहीं आटा दाल चावल भी मिलेगा कि नहीं। तो हम तो इस विलासिता को, इसको एंजॉय कर सकते हैं हम कि 5 दिन 10 दिन 20 दिन 21 दिन हम लॉकडाउन में घर में रहें, लेकिन उनकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए थी क्या? उनकी चिंता आपको भी नहीं करनी चाहिए क्या? अगर सरकार ने यह तय किया कि लॉकडाउन करना है, अगर सरकार ने यह तय किया कि जनता कर्फ्यू के बाद कहीं न कहीं उनके भीतर चल रहा होगा कि हमें आगे नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है, अगर राज्य सरकारों ने पहले से कर्फ्यू का, पंजाब में कर्फ्यू का ऐलान हो गया, राजस्थान में लॉकडाउन हुआ, देश में लॉकडाउन होने से पहले 3 या 4 राज्यों, उड़ीसा समेत इन 4 राज्यों में लॉकडाउन हो चुका था। तो जब लॉकडाउन की घोषणा मुख्यमंत्री कर रहे थे और देश में लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री ने की, तो इन सारी सरकारों की क्या जिम्मेदारी थी? उससे पहले जिम्मेदारी नहीं थी कि आप देखते कि आपके सूबे में 40 लाख 50 लाख 70 लाख मजदूर रहते हैं, असंगठित क्षेत्र के मजदूर रहते हैं, उनके लिए क्या इंतजाम है? आज केजरीवाल ने विज्ञापन दिया कि 70 लाख लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। मुझे डाउट है कि 70 लाख लोग अब बच गए हैं जिनको खाना खिलाया जा रहा है, और अगर हैं भी, अगर 70 लाख लोग ऐसे मजदूर जिनको खाना खिलाने की जरूरत है, तो क्या 70 लाख तक लोगों तक राशन पानी पहुंच रहा है? मैंने 3 दिन में जितने वीडियो बनाए उसमें मुझे ऐसे लोग न के बराबर दिखे जिनके घरों तक या जिन तक खाना या राशन पहुंचा। क्या करते हो यहाँ? क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, रोज रोज खाने के लिए 3 दिन से भूखे हैं, तो क्या करेंगे? यहाँ पर कहाँ रहते थे आप? मंडावली दिल्ली में रहते थे। तो आपको देखना चाहिए ना, वहाँ कहीं रेन बसेरा वगैरह नहीं है ना, कोई उतवा नहीं। बाहर निकलने पर पुलिस वाले डंडे से मारते हैं, रूम से बाहर निकलो। पैदल कैसे जाओगे? कहाँ पैदल चलेंगे? इधर से गाड़ी घोड़ा मिलती जाएगी, सवारी करते जाएंगे। आप कहाँ के रहने वाले? करते क्या हो आप लोग? बस यही पीओपी का काम करते हैं। पीओपी का आप क्या करते हो? पीओपी सब पीओपी ये सब पीओपी के लेबर हैं। देखिए NH 24 पर
और 3 दिन से भूखे हैं। ये कह रहा है लड़का कि 3 दिन से भूखे हैं। हाँ। ये सब लोग पैदल यहाँ से चल पड़े हैं। निकलते हैं, पुलिस वाले डंडे मारकर फिर रूम में भगा देते हैं। बताओ, खाने के लिए कुछ नहीं है। जहाँ 26 रुपए किलो आटा था वहाँ 50 रुपए किलो आटा हो गया। कैसे कमाएंगे? ये देखिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवम है। शिवम है। ये बोल रहा है कि 26 रुपए का आटा 50 रुपए किलो हो गया। आप सब लोग अब आरोप लगा रहे हैं उन पत्रकारों पर, उन चंद पत्रकारों पर जिन्होंने मजदूरों के पलायन की तस्वीर या तो सोशल मीडिया पर शेयर की, दिखाई या चैनलों पर दिखाई। लेकिन आपको आक्रोश सरकारों से नहीं है, और अगर बहुत सारे लोगों को आक्रोश है तो सिर्फ केजरीवाल से है। गोया केजरीवाल की ही जिम्मेदारी सिर्फ थी दिल्ली में कि दिल्ली में लोग पलायन कर रहे हैं तो सिर्फ केजरीवाल रोकते। प्रधानमंत्री ने अगर ऐलान किया लॉकडाउन तो केंद्र की कोई जिम्मेदारी थी या नहीं? आज केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कई तरह के आदेश जारी हुए हैं, कई तरह के इंतजामात कल से आज तक किए जा रहे हैं। यूपी सरकार ने भी आज बहुत तरह की बातें की है कि कहां कहां ग्रेटर नोएडा में कुछ ऐसे जो अपार्टमेंट्स हैं उनको ले लिया जाएगा और वहां मजदूरों को रखा जाएगा। ये सारी जो घोषणाएं, सारे जो ऐलान हो रहे हैं, ये इसकी तैयारी पहले क्यों नहीं थी? हम क्यों नहीं माने? उसी तरह की स्थिति है जैसे नोटबंदी के दौरान आप देखें कि 30 दिन के भीतर तरह तरह के करेक्टिव मेजर लिए गए। जैसे जैसे झटका लगता था उस झटके को दूर करने के लिए थोड़ा सा रफू पैबंद लगाया जाता था। ये रफू पैबंद क्यों लगा रहे हैं? क्यों नहीं जब देश में संकट की स्थिति आई और जब लगा कि यह खतरा हो सकता है और जब पहला मरीज मिला देश में, तभी से क्यों तैयारी नहीं हुई? और अगर वो सब तैयारी नहीं हुई, हमने जनता कर्फ्यू के दौरान घर में रहकर सरकार के उस कदम का समर्थन किया, लॉकडाउन में घर में रहकर सरकार के उस कदम का समर्थन किया, उसके बाद अगर खामियां दिखती है और लोग पलायन कर रहे हैं और जो पलायन कर रहे हैं उनकी परेशानियां हैं, तो हम चुप रह जाएं। हम चुप रह जाएं क्योंकि देश हित में है कि हम चुप रह जाएं। देश हित में यह नहीं है कि ये हजारों लाखों लोग जिनके पास खाने का इंतजाम नहीं है वो चले जा रहे हैं सड़क से पैदल। जरा सोचते हैं, आप कोई अगर इंदिरापुरम में रहता है, कोई नोएडा में रहता है, उसको कह दिया जाए कि आपको फला परेशानी है और इस परेशानी का सबब, इसका इलाज तभी होगा जब रोहतक तक आप पैदल जाएं और आपको तुरंत रोहतक की तरफ प्रस्थान करें, तो आपको क्या होगा सर? जाएंगे रोहतक नोएडा से पैदल? सोच सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है दिल्ली से आजमगढ़ की तरफ पैदल लोगों को जाते हुए। एक वीडियो मैंने ऐसा भी देखा कि जयपुर से बिहारी मजदूर पैदल चला बिहार के लिए, 3 दिन में आगरा पहुंचा और उसके बाद बुरा हाल था। एक मजदूर की खबर, एक मजदूर ने, डिलीवरी बॉय की खबर आप सब ने पढ़ी कि हार्ट अटैक हो गया 200 किलोमीटर पैदल जाकर। तो क्या इंसानियत का तकाजा ये नहीं था? क्या पत्रकारिता का तकाजा ये नहीं था कि ये समस्या, ये परेशानी, इन हजारों लाखों लोगों की परेशानी पर हम बात करें, हम वो वीडियो करें, हम वो दिखाएं, हम वो रिपोर्ट करें और सरकार को सचेत करें कि इसके बारे में सोचिए। मैं अपनी बात करूंगा तो मैंने जो भी वीडियो बनाए 3 दिन पहले, क्योंकि मुझ पर सवाल बहुत हैं, उन सारे वीडियो को मैंने कई बार पीएमओ को टैग किया, अरविंद केजरीवाल को टैग किया और टैग करके कहा कि ये परेशानी का सबब बनेगा, इसको रोकने की कोशिश करिए, इसके लिए वहाँ लोगों के खाने पीने का इंतजाम करिए, उनके लिए राशि और राशन की व्यवस्था करिए। लेकिन वो सब तो हो नहीं रहा था। वो होता तो ये स्थिति नहीं आती। आज अब लाउड स्पीकर से मैंने देखा सुबह दिल्ली पुलिस अनाउंस कर रही है कि आप सब लोग घरों में रहें, बाहर नहीं निकलें, आपके लिए सारे इंतजाम यहाँ हैं, फला फला जगह आप जाएं। ये अनाउंसमेंट यूपी पुलिस, माफ करें, दिल्ली पुलिस की तरफ से 5 दिन पहले क्यों नहीं हुआ? क्या हो रहा था? क्या समझाने की कोशिश हो रही थी? नहीं हो रही थी। और दिल्ली पुलिस किसके अंडर है? आप सिर्फ केजरीवाल से नाराज हैं और मैं भी नाराज हूं आज केजरीवाल ने जिस ढंग से गीता पाठ की बात की है। और मैं मानता हूं कि दिल्ली से पलायन की जिम्मेदारी केजरीवाल की भी थी। 5 दिन पहले मुख्यमंत्री के तौर पर अगर केजरीवाल ने सारी तैयारी की होती तो पलायन कुछ कम होता। कम से कम वो तकलीफदेह तस्वीरें जो हमने देखी वो नहीं देखी होती। लेकिन क्या सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है? दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? केंद्र सरकार ने 2 दिन बाद, जब लॉकडाउन के 3 दिन बाद या 2 दिन बाद कह दिया कि 1,75,000 करोड़ की घोषणाओं का ऐलान किया और उसमें 3 महीने का राशन और तमाम तरह की बातें हुई। सवाल उठता है कि मैंने मजदूरों को देखा है, सैकड़ों मजदूरों से बात की, उनको लगा कि ये जो राशन की बात हो रही है, ये जो जनधन योजनाओं में महिलाओं के नाम पे 500 रुपए देने की बात हो रही है, ये जो भी चीज मिलेगी तभी जब मेरे पास राशन कार्ड, जब मेरे पास खाता होगा, जब मेरे पास कोई ऐसा
प्रमाण पत्र होगा जिससे पता चले कि मैं यहाँ दिल्ली में मेरा ये पता ठिकाना है, लेकिन उनके पास तो है नहीं। वो बिहार, यूपी, अलग अलग शहरों से आए हुए लोग यहाँ बिना किसी खाता बही के काम कर रहे हैं। उनके पास अगर कुछ खाता है भी, अगर कोई आइडेंटिटी प्रूफ है भी, तो वो वहाँ है जहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ कुछ नहीं है। तो वो सब लोग भागे, उनको लगा कि दिल्ली में तो ये भी नहीं मिलना है हमें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों पर गौर किए बगैर, उन सारी चीज़ों को पहले एंटिसिपेट किए बगैर ये लागू किया गया लॉकडाउन। और जब ये स्थिति भयावह हो गई कि हजारों लोग सड़क पर उतर आए, तब विलेन की तलाश शुरू हुई। विलेन की तलाश की किसकी वजह से हुआ, किसने उकसा दिया। गाजियाबाद के डीएम का एक ट्विटर है, परसों शाम को उन्होंने किसी एक पत्रकार के जवाब में कहा है कि हम बसों का इंतजाम हमने किया है और सारी बसें उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से जा रही है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से परसों रात एक सरकारी नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा हुआ है यूपी और बिहार के जो लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं उनको गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने की व्यवस्था हम करेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि गंतव्य स्थानों तक पहुंचने की व्यवस्था करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, इसका क्या मतलब है? अगर आप कल सुबह कहते हैं 1000 बसों का इंतजाम करेंगे, तो आपने कहा ना। तो ये सारी स्थितियां इस ओर इशारा करती हैं कि पैनिक जैसी सिचुएशन की पहले कोई तैयारी नहीं थी, दोनों राज्यों के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। दिल्ली सरकार ने सोचा चलो जा रहे हैं जाने दो, उत्तर प्रदेश सरकार ने सोचा कि अब गले में मुसीबत आ गई है तो कुछ इंतजाम करो। इंतजाम में एक टुकड़ों में एक संकट आता है, उस पे कुछ रफू पैबंद लगाते हैं, दूसरा संकट आता है फिर लगाते हैं। हालांकि फिर भी मैं मानूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोशिशें की, जैसा कि कल मैंने देखा कि बसें थी, लेकिन अब शिकायत आ रही है कि बसों में दुगना तिगना टिकट लिया गया। बहुत सारे दोस्त हमारे जुड़ रहे हैं। पंकज नारायण, दुखद है और उस दुख को मैंने देखा है 3 दिन में। कल रात 12 बजे के आसपास फिर मैं नेशनल हाईवे चला गया। देखिए छोटा बच्चा है चलाते हुए इसको। सुनो बाबू, हेलो हेलो, ये बच्चे को कितनी दूर से चला के ला रहे हो आप? अभी आया। छोटा बच्चा कैसे चल पाएगा? कहाँ जा रहे हो आप? मजबूर हैं। मजबूर हैं, क्या करेंगे? हाँ, क्या करिएगा, समझ सकता हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? गाँव जा रहे हैं। हैं? गाँव जा रहे हैं। कौन सा गाँव घर है? महोबा। महोबा, हाँ। झांसी के पास। हाँ। कहाँ रहती थी आप? यहाँ पे रहते थे। कौन सा ना? कहाँ रहते थे? नरोला। क्या करते थे? और स्कूल का उसका काम था, रोड का काम था। लेबर है। ये सामान भी इनके पास है। तो यहाँ किसने बताया कि आपको कहाँ से बस मिलेगी, कैसे चले हो आप? अब बता रहे कि बस चलेगी, आज सब देखो कहाँ मिल रही। कौन बताया बस चलेगी? बहुत से आदमी बता रहे, बाहर दिल्ली तक तो निकाल दी, अब निकल रहे। तो वहाँ कुछ देखते, वहाँ सरकार की तरफ से कुछ इंतजाम किया जा रहा है? आनंद विहार तक तो बस से निकाल दिया था। आनंद विहार तक बस से निकाल दिया था। किसने निकाल दिया? पुलिस वालों ने। अभी देखिए, मैं हूँ NH24 पर और लगातार यहाँ के वीडियो में पोस्ट कर रहा हूँ। ये NH24 सड़क है जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों तक जाती है और दिल्ली बॉर्डर यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे है। और ये काफिला लगातार लोगों का हुजूम जो दिल्ली से यूपी की तरफ जा रहा है। मुझे अभी यहाँ पुलिस वाले ने बताया कि अफवाह का नतीजा है। मीडिया के एक सेक्शन में या सोशल मीडिया पर कहीं से अफवाह फैली कि आगे लाल कुआं इलाके से जो यूपी बॉर्डर या लाल कुआं से उत्तर प्रदेश के शहरों में जाने के लिए बसों के सरकारी इंतजाम किए गए और उस अफवाह का नतीजा हुआ कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लोग घरों से निकलकर ऐसे सड़कों पर निकल पड़े। अब यहाँ जो पुलिस वाले हैं वो बेचैन और परेशान हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आगे बसों का कोई इंतजाम नहीं है, आप न जाएं, आप घर लौटें या अपनी हिफाजत करें। और जो पुलिस वाली महिला यहाँ ड्यूटी पर मिली, अभी सब इंस्पेक्टर, उनके साथ कुछ 3-4 और पुलिस के जवान थे, वो परेशान थे कि ये कैसे अफवाह फैली, हम लोग क्या करें। उनके पास संदेशे आ रहे हैं पुलिस अधिकारियों के और वाकई वो बेचारे हैं। अब अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, उनकी जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए जिन्होंने अफवाह फैलाया। ऐसे समय में जब बहुत बड़ी मुसीबत है, इतने हजारों लोग अगर एक साथ चल पड़े हैं, कोई भी सरकार क्या इंतजाम करेगी? और उसके बाद जिस तरह से लोग जा रहे हैं, कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 500, 700, 800 किलोमीटर, 400 किलोमीटर लोगों का घर है। सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि अफवाह कैसे फैली, कैसे इतने लोग चले। और अगर अफवाह फैली तो दिल्ली बॉर्डर पर या पहले इन लोगों को रोका क्यों नहीं गया? उत्तर प्रदेश सरकार
और दिल्ली सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हुआ? यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हुआ? कैसे इतने लोग चल पड़े हैं? और अगर चल पड़े हैं तो आगे अंजाम क्या होने वाला है इसकी आप अभी कल्पना नहीं कर सकते। पुलिस तो छोड़िए, कोई नहीं सड़क पर, कोई बताने वाला नहीं कि तुम कितना किलोमीटर पैदल जाओगे तो कहीं कोई इंतजाम है या नहीं। एक्चुअली इंतजाम था भी नहीं। हमने कई बार यूपी पुलिस को टैग कर करके बताया लेडी जा रही है, ये बुलंदशहर जा रही है, यहां जा रही है। उसमें मैं शुक्रिया अदा करूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस का कि कई बार तुरंत रेस्पॉन्स मिला। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ट्विटर पर रिस्पॉन्ड किया कि इंतजाम किया जाए। बुलंदशहर पुलिस को कहा, आगरा पुलिस को कहा, कई बार ऐसा हुआ और मुझे लगता है कुछ इंतजाम भी हुए। और ये सब होने का नतीजा हुआ कि सरकार की सक्रियता बढ़ी, योगी आदित्यनाथ की, उनके प्रशासन की सक्रियता बढ़ी कि कैसे इन लोगों को अब भिजवाया जाए। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि ये सक्रियता तब बढ़ी जब लगा कि हालात बेकाबू हो रहे हैं, जब लगा कि लाखों लोग सड़क पर उमड़ आए हैं। और माफ़ करें, अच्छे घरों में रहने वाले हम आप जैसे लोग जो 4-6 महीने भी हो सकता है बंद होकर, थोड़ा कष्ट होगा बाहर से डिस्कनेक्ट होने पर, लेकिन गुजारा कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि उनके पास उपाय क्या था। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।